अब जानेंगे हम बुद्धि मापन के बारे में। बुद्धि मापन यानी कि व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमता का मापन। किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताएं किस प्रकार से काम करती हैं, तो उसका मापन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बुद्धि मापन के अंतर्गत, जिसमें हमें गति, स्मृति, ध्यान, तर्क आदि विशिष्ट योग्यताओं को पहचानने में मदद मिलती है। यानी कि बुद्धि मापन के जरिए हम उसके कार्य करने की, सोचने समझने की जो गति है, ठीक है, और बाकी चीजें जो भी संज्ञान से जुड़ी हुई हैं, संज्ञानात्मक क्षमताओं से जो जुड़ी हुई हैं, उन सभी को हम यहाँ पर जान पाते हैं। तो बुद्धि मापन को 3 विधियों द्वारा जाना जाता है, तो वो यहाँ जान लेते हैं हम। पहली है अवैज्ञानिक विधि। ये काफी पुरानी विधि है जो स्टार्टिंग में यूज होती थी। हालांकि ये कोई टिकाऊ विधि नहीं थी। इसके बाद दूसरी है वैज्ञानिक विधि, जो काफी चलन में रही। इसका जो रूप था वो काफी व्यापक रहा। तीसरी है आधुनिक विधि, जिसे आज वर्तमान समय में यूज किया जाता है। वैज्ञानिक विधि 1905 से पहले के समय में यूज होती थी, जिसको सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनका मानना था कि किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना या उसके मस्तिष्क के आकार के आधार पर हम उसकी बुद्धि का मापन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हष्ट पुष्ट है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता था। क्योंकि यह वैज्ञानिक है तो यहाँ पर कोई सटीक अंदाजा, यहाँ पर कोई सटीक रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ हम गैस कर सकते हैं कि ये इसका पालन पोषण, इसका जो घरेलू वातावरण है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से ये इसकी शारीरिक संरचना इस प्रकार से बनी हुई है। तो इसकी बुद्धि का स्तर भी अच्छा होगा। ठीक है, पढ़ा लिखा होगा, नॉलेज रखता होगा, तो वो सारी चीजें जो एक हम अनुमानित तौर पर कह सकते हैं, तो वहां इस विधि में यूज की जाती थी। इसी प्रकार से अगर कोई कमजोर है तो उसका अंदाजा लगाया जाता था, कमजोर वर्ग से है, ठीक है, तो इसकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इस प्रकार से इसका जो मस्तिष्क है या इसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो उतनी परिपक्व नहीं हुई होंगी। तो इस प्रकार से ये विधि काम करती थी, जो कि अमान्य मानी गई। वैज्ञानिक विधि का काल है 1905 से 1911 के बीच में, जिसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? अल्फ्रेड बिने की, और इनके साथ ही इनके सहयोगी थियोडर साइमन नाम था उनका। ये मानसिक योग्यताओं पर आधारित बुद्धि का मापन करते थे। यानी कि बुद्धि मापने के लिए इन्होंने जो विधि अपनाई उसका आधार क्या था? मानसिक योग्यताएं। जबकि यहाँ क्या था? शारीरिक संरचना या मस्तिष्क का आकार। आधुनिक विधि में जब हम आएंगे तो 1911 के बाद का टाइम है, और इसको टर्मन ने, जो बिने के सिद्धांत थे उनका संशोधन करके आगे बढ़ाया। इसके बाद और भी अन्य मनोवैज्ञानिक आए, जिन्होंने इसको बुद्धि मापन को अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, और यहाँ पर बुद्धि लब्धि पर आधारित बुद्धि मापन किया जाता था। अब जानते हैं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। ये व्यक्तिगत, सामूहिक और निष्पादन। व्यक्तिगत में शाब्दिक और अशाब्दिक तरीके से, सामूहिक में भी शाब्दिक अशाब्दिक तरीके से, इसी तरीके से निष्पादन में कार्यात्मक या सृजनात्मक तरीके से। कहने का मतलब है कि आप किसी को पर्सनली चेक कर रहे हैं कि उसकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, तो शाब्दिक तौर पर कर सकते हैं, उसकी भाषा और शब्दों के आधार पर आप प्रश्न पूछकर। अशाब्दिक तरीके से यानी कि कोई प्रैक्टिकल वर्क देकर या तर्क संबंधी कोई चीज, जैसे कि साइंस मैथ से जुड़े हुए सवाल पूछकर। सामूहिक में आप किसी समूह का परीक्षण कर रहे होते हैं, समूह में उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि का परीक्षण कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी शाब्दिक और अशाब्दिक यूज होता है। निष्पादन, ये परफॉर्मेंस के आधार पर यूज किया जाता है। जो व्यक्ति अशिक्षित हैं या फिर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है किसी काम को करने में, ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू ये जानने में मदद मिलती है कि उनकी बुद्धि का स्तर क्या है। कार्यात्मक तरीके यानी कि इनको कुछ प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है, इसके साथ ही सृजनात्मक, उनकी क्रिएटिविटी को चेक किया जाता है। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसकी चित्रकारी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वहां से जान सकते हैं कि ये क्रिएटिव माइंड का बच्चा है या व्यक्ति है। तो ये उनके लिए यूज किया गया, क्योंकि देखिए 10 में से 10 के 10 बच्चे पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखते होंगे, तो जो 1-2 बच्चे का लेवल ऐसा होता है कि जो पढ़ाई लिखाई से हटके किसी और चीज में रुचि रखते हैं, तो उनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर चेक किया जाता है, तो उसके लिए ये विधि अपनाई गई। तो यहाँ पर हम बुद्धि मापन की परिभाषा के साथ
बुद्धि मापन की विधियां, इसी के साथ बुद्धि परीक्षण के प्रकार जान चुके हैं। अब बुद्धि परीक्षण को आगे और जानते हैं। बुद्धि परीक्षण की शुरुआत पेरिस, फ्रांस से हुई थी, यानी कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कहाँ लाया गया, कहाँ इस्तेमाल किया गया? फ्रांस में। फ्रांस की सरकार ने एक ऐलान किया था जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को छांटना था। ठीक है, तो इसका काम किसको सौंपा गया था? अल्फ्रेड बिने व उनके सहयोगी थियोडर साइमन को। ये कब की बात है? 1905 की। तब ये बुद्धि परीक्षण को लेकर आए थे, यानी कि बुद्धि मापन की जो वैज्ञानिक रूप से जो शुरुआत थी वो इन्हीं दोनों ने की थी। यह पहला ऐसा टेस्ट था जिसे व्यापकता मिली, क्योंकि ये मानसिक योग्यताओं पर आधारित था। बच्चों से उनके स्तर के प्रश्न पूछे गए थे कि कोई वस्तु दिखाई है तो उसका रंग कौन सा है या इसका नाम कौन सा है, क्रम में लगाना है। यानी कि उनके आयु के अनुसार वो प्रश्न थे कि वो उनका जवाब दे सकते थे, और जो वो देने में अक्षम थे तो उनको छांटा गया। ठीक है, या जो ज्यादा प्रतिभाशाली थे तो उनको छांटा गया। इसे फ्रांस सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसे संशोधित किया गया है, बार बार कई बार किया गया है। तो 1908 में जब इसका संशोधन हुआ है तब मानसिक आयु का प्रावधान ये लेकर आए। ठीक है, मानसिक आयु को ये कब लेकर आए हैं? 1908 में। स्टार्टिंग की थी इन्होंने कि बच्चों से कुछ सवालों के माध्यम से हम जानेंगे कि इनकी बुद्धि का स्तर कैसा है, और फिर वहां से इस परीक्षण को संशोधित करते करते 1908 में इन्होंने मानसिक आयु को ज्यादा महत्व दिया कि मानसिक आयु के आधार पर बच्चे को पहचाना जा सकता है कि वो किस बुद्धि का है। फिर संशोधन हुआ है अब की बार। देखिए 1905 से 1911 का काल किसका था? अल्फ्रेड बिने का। यहाँ 1912 पर आ गए हम, तो उनकी मृत्यु 11 में हो गई थी, उसके बाद की बात है। तो 12 में विलियम स्टर्न आए, क्योंकि जर्मनी से थे। इन्होंने आई को फॉर्मूला दिया। इन्होंने जो बिने का मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट था उसमें वास्तविक आयु भी उसमें यूज की। ठीक है, जिसमें मानसिक आयु के साथ कालानुक्रम या वास्तविक या वर्तमान आयु को भी ये लेकर आए। ठीक है, जिसे एम ए अपॉन सी ए, एम ए मेंटल एज अपॉन सी ए करेंट एज या क्रोनोलॉजिकल एज। उसके बाद फिर से संशोधन होता है 1916 में, और अब की बार यूएसए यानी कि अमेरिका से एक मनोवैज्ञानिक है टर्मन, ये इसमें इनटू 100 लगाकर इसका एक सूत्र बना देते हैं, मानक सूत्र यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो कि आधुनिक समय में यूज किया जाता है। इसको पेश किया इन्होंने, किसने? टर्मन ने किया था, गुणा 100। एम ए अपॉन सी ए तो हो गया था, स्टर्न ने कर दिया था 1912 में, उसमें गुणा 100 भी लगा दिया। तो इस फॉर्मूले को कहा गया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, क्योंकि यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड, और वहां पर ये टेस्ट किया गया था। और क्योंकि ये बिने का ही कॉन्सेप्ट आगे चल रहा था तो इसका नाम क्या था? स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। बुद्धि परीक्षणों की आलोचनाएं भी हुई हैं, हर किसी की आलोचना होती है। आप अच्छा काम करेंगे तो भी आपकी आलोचनाएं की जाएंगी। तो यहाँ पर आलोचनाओं में जो चीजें हैं वो क्या है? यह सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, यानी कि कल्चरल बायस पर आधारित है। मीन्स आगे जान लेते पहले, जिसमें प्रश्नों में इस्तेमाल होने वाले शब्द किसी अन्य समूह की तुलना में एक सामाजिक लोगों के समूह से अधिक परिचित कराता है। इसको मैं अगर कम शब्दों में समझाऊं तो ये कहना चाह रहा है कि जब आप किसी एक ग्रुप का टेस्ट लेते हैं तो उस ग्रुप में आप उससे संबंधित लैंग्वेज यूज करेंगे, उस लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करेंगे, तो वहां पर तो ये काम कर जाएगा। लेकिन इसी टेस्ट को आप उसी लैंग्वेज में उन्हीं वर्ड्स के साथ दूसरे समूह से टेस्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है अगर वो अलग समूह अलग संस्कृति से बिलोंग करता है तो वहां पर ये टेस्ट यूजफुल हो। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि एक संस्कृति के आधार पर ही इसको चेक किया जा सकता है। दूसरी संस्कृति के लिए आपको चीजें भी, यानी कि टेस्ट में जो क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं, वो आपको अलग तरीके से रखने होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज का डिफरेंस बताया गया है, यही इसकी आलोचना है। अब हम जानेंगे आप और मैं या हम सभी किस स्तर की बुद्धि से बिलोंग करते हैं। तो वो टेबल अब मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, बुद्धि को पहचानने की जो टेबल है वो यहाँ समझते हैं। यदि आपकी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू आपका कितना आ रहा है, 25 से कम है तो आप जड़ बुद्धि के हैं। ठीक है, 25 से 49 के बीच में है तो मूढ़ बुद्धि के हैं, 50 से 69 हैं तो मूर्ख हैं, 70 से 79 हैं तो मंद हैं। ठीक है, मंद बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। 80 से 89 के बीच में तो सामान्य से नीचे हैं, 90 से 109। तो यहाँ पर सबसे जो
अहम है वो है सामान्य बुद्धि। ठीक है, 90 से 109। इसके बाद 110 से 119 में सामान्य से थोड़ा ऊपर है, 120 से 129 में तीव्र बुद्धि वाले बच्चे या लोग, 130 से 139 में प्रखर बुद्धि और 140 से अधिक में प्रतिभाशाली बच्चे जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो यहाँ पर आप आगे भी बढ़ा सकते हो कि और अधिक प्रतिभाशाली, है ना। तो यहीं तक हमें समझना था। और इसमें एक चीज जो मेन है वो सामान्य बुद्धि पूछ ली जाती है। इसके साथ ही अब मैं आपको ये भी समझा देती हूँ यहीं पर कि आखिर ये निकाला कैसे जाता है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला है जो आधुनिक समय में यूज किया जाता है, हालांकि और भी हैं लेकिन आईक्यू के लिए हम कैसे यूज करते हैं, एम ए, अभी हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, इंटू 100। एम ए का प्रावधान कौन लेकर आया था, बिने लेकर आए थे 1908 में। 1905 में इन्होंने ये टेस्ट दिया था। और ये सी ए यानी कि वर्तमान आयु, इसको किसने जोड़ा था, स्टर्न ने। 100 किसने लगाया, टर्मन ने। तो फाइनली ये फॉर्मूला बन गया। अब मेंटल एज यानी कि यदि कोई बच्चा 10 साल का है लेकिन उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो 12 साल के अनुसार काम करती हैं, तो मेंटल एज उसकी 12 है, वास्तव में वो 10 साल का है, इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि वो किसके अंतर्गत आता है, 120। उसकी जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धांक है उसका, वो कितना है इस सूचकांक में वो 120 है। तो 120 ये यहाँ आ गया, तीव्र बुद्धि वाला बच्चा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना या किसी और का भी बुद्धि लाभदान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अहम जो है वो मेंटल एज है। मेंटल एज आपको वो रखनी है जिसके अनुसार आप अपनी बौद्धिक क्षमताएं इस्तेमाल करते हैं। तो बौद्धिक क्षमताएं, किसी बच्चे की, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे अपनी एज से अधिक आयु वाले बच्चों की तरह काम करते हैं या उतने समझदार होते हैं, तो वो आपकी मेंटल एज होगी, वास्तविक आयु उसके नीचे आ जाएगी, इंटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस टेबल से अपनी बुद्धि या किसी और की भी बुद्धि को पहचान सकते हैं कि वो किसके तहत आता है। जानते हैं वेस्लर स्केल के बारे में। वेस्लर स्केल भी वही काम करता है, ये भी बुद्धि का मापन कर रहा है, जिससे हम किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य, उससे जुड़े तार्किक चिंतन तथा वातावरण से प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन करने की सामूहिक क्षमता को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेना ढंग से। अब इसमें क्या होता है, ये जो टेस्ट है ये फुल स्केल टेस्ट है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है वर्बल और दूसरा है परफॉर्मेंस। वर्बल के भी दो प्रकार हैं, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स। परफॉर्मेंस के भी दो प्रकार हैं, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, तो इनमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। वर्बल है तो वोकैबुलरी आनी है, सिमिलैरिटीज, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रीहेंशन, इस आधार पर टेस्ट किया जाता है। वर्किंग मेमोरी में अरिथमेटिक मैथ देखने को मिलती है, डिजिट स्पैन, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, यानी कि ये मैथ से जुड़ा हुआ है, तर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सोच विचार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पिक्चर देखेंगे आप, कंप्लीशन देखेंगे, यानी कि बच्चों को पिक्चर दे दी जाएगी। ठीक है, कोई सीरीज है उसको कंप्लीट करने को कहा जाएगा, उसका उसके कॉन्सेप्ट, उसके वो किसी चीज के बारे में क्या कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बना हुआ है। ठीक है, उसकी परसेप्शन किस प्रकार से है, तो पिक्चर है, कंप्लीशन है, ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग। तो ये सारी चीजें तब काम करती हैं जब इनसे जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे के दिमाग में पहले से बैठा हो, पहले से क्लियर हो, तो बस उसके बेस पर आगे काम करना होता है। तो ये चीजें यहाँ आ गई। प्रोसेसिंग स्पीड, इसमें आप डिजिट सिंबल कोडिंग, सिंबल सर्च, तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो इस आधार पर ये टेस्ट किया जाता है। वेस्लर स्केल के बारे में दो पॉइंट और है, हमको भी जान लेते हैं। देखिए, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल यानी कि WAIS, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है एडल्ट के लिए यानी कि वयस्कों के लिए। जबकि वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन यानी कि WISC, ये बच्चों पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो IQ टेस्ट हमने जाना कि वो क्या था, कितने प्रकार से, जो भी चीजें हैं। इसके साथ ही जो आजकल चलन में है वो ये दो चीजें हैं, तो इनको आप याद रखना विद फुल फॉर्म। IQ टेस्ट की गुण और विशेषताएं भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है हमें, पहला पॉइंट है विश्वसनीयता, यानी कि ये विश्वास योग्य होना चाहिए, टेस्ट में कोई घपला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टेस्ट इस प्रकार से होना चाहिए कि एक बंदे का हो, दूसरे का हो, किसी का भी हो, तो यहाँ पर विश्वास बना रहे, है ना। जैसे हम वोट देते हैं तो उसमें थोड़ा सा धांधलेबाजी चल जाती है,
तो यहाँ पर वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि का लेवल जानने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, किसी को किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। ये एक इंडिविजुअल की जो बुद्धि है वो दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, बस वही चीज देखनी है, या फिर वो अपने आप में किस स्तर पर है, उसमें कैसे सुधार लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर विश्वसनीय ये टेस्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है वस्तुनिष्ठ और व्यापक, यानी कि पहले वस्तुनिष्ठ को समझ लेते हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। जो टेस्ट में क्वेश्चन सामने रखे जाएंगे, बच्चे से या किसी व्यक्ति से पूछे जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, उसके बुद्धि स्तर से जुड़े हुए होने चाहिए, है ना। सेकंड था इसका व्यापक, यानी कि ये जो टेस्ट है ये व्यापक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर ही ये काम कर रहा है, व्यापक होना चाहिए। अगर ये मानक है, स्टैंडर्ड है, तो ये सभी जगह काम करेगा। वैधता, ये वैध होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए ये टेस्ट काम कर रहा है, उसके बाद काम नहीं करेगा, तो ये वैध होना चाहिए, है ना। व्यवहारिक, प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, सर्वमान्य, ये हमने पढ़ ही लिया। व्यापक है तो सर्वमान्य तो हो गई। मितव्ययी, यानी कि कम खर्चीला होना चाहिए। टेस्ट का जो खर्चा है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि बजट से बाहर ना जाए। मूल्यांकन में सुविधाजनक, जब आप इस टेस्ट को इवेल्युएट करोगे तो उसमें कोई ज्यादा परेशानी ना आए, इस प्रकार से होना चाहिए। टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वो मैंने स्केल में बता दिए थे। ठीक है, उस स्केल के आधार पर ऐसा आपको टेस्ट बनाना है, अगर किसी का बुद्धि परीक्षण करना है तो, कि जो क्वेश्चन है वो उस लेवल के होने चाहिए कि आप जिस व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो वो सामान्य तरीके से उनको बता पाए। रोचक होना चाहिए। टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो कैसे होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए। सामने वाला टेस्ट को देने में इंटरेस्ट ले, ऐसा ना हो कि बोरिंग हो, कुछ ज्यादा ही उससे गहराई से कुछ पूछ लिया गया हो। और है एक लास्ट पॉइंट, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व यानी कि जो टेस्ट के क्वेश्चन है, जो उसकी लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं, वो संबंधित जो आप परीक्षण ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक चीज और यहाँ जान लेते हैं, फिलिन प्रभाव, ये पूछ लिया जाता है। फिलिन इफेक्ट आखिर होता क्या है। बुद्धि का स्तर समय के साथ बदलता है, जिसके कई स्पष्टीकरण हैं या कारण हैं, जैसे बेहतर पोषण या सूचना तक पहुंचने में वृद्धि। तो ये सारी चीजें किसको इफेक्ट करती हैं, ये करती हैं बुद्धि के लेवल को। तो यहाँ पर हमें ये समझना है आज की जनरेशन में जो छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि वो अपनी एज से ज्यादा मैच्योर होते हैं, यानी कि बहुत छोटे बच्चों में बड़ों वाली समझदारी देखने को मिलती है, चालाकी देखने को मिलती है। ठीक है, डिसिप्लिन देखने को मिलता है। या शैतान भी है तो वो अपनी उम्र से बड़ी उम्र की शैतानी करते हैं। तो ये इस सब का कारण क्या हो सकता है, इस सब का कारण ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही ऐसा हो रहा है, ऑल ओवर सभी जगह में आप देख रहे हैं। आपकी रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में, या आपके संज्ञान में जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जैसे मोबाइल चलाना है बहुत ही छोटे बच्चे जो बैठ भी नहीं पाते हैं ठीक से, वो मोबाइल में दिलचस्पी लेते हैं, टीवी देखते हैं बड़े शौक से, है ना। तो ये सारी चीजें, वो तो चलो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो बच्चे बोल पाते हैं, जो चल पाते हैं, खेल पाते हैं, ठीक है, आप उनको देखोगे कि वो अपनी एज से बड़ी एज वाले काम करते हैं, बड़ी एज की बातें करते हैं, चीजों को समझते हैं, और उनके बोलने का तरीका, तो वो सारी चीजें, यानी कि बुद्धि का जो लेवल है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ मतलब बढ़ता जा रहा है। जो चीज, जो समझदारी 10 साल के बच्चे में आज की एज में है, पिछले मतलब आप कह सकते हैं कुछ साल पहले अगर 10 साल का बच्चा कोई चीज समझ रहा है, उसको आज 5 साल का बच्चा आज के टाइम में उसको 5 साल में ही समझ पा रहा है। तो ये जो बुद्धि का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका जो कारण बताया गया, सामान्य कारण तो बेहतर पोषण है, लेकिन पोषण से भी हट के हम देखें तो ये जो जनरेशन में ये जो चीजें आ रही हैं, ये कुछ नेचुरली भी आ रही हैं। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, फिलिन प्रभाव, यानी कि टेस्ट के माध्यम से आप ये कहेंगे कि 10 साल का बच्चा ये चीज सोच सकता है, लेकिन ये प्रभाव ये कहता है, ये अपवाद मानता है इस चीज को, कि एज से हटके भी बच्चा, एज से हटके क्या, एज से बहुत हटके भी बच्चे की जो समझदारी या बौद्धिक क्षमताएं हैं वो काफी परिपक्व होती दिखती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ ली किसके बारे में, बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी वह योग्यता है जो किसी समस्या को नए ढंग से हल करने में समर्थ बनाती है। यानी कि यदि आप किसी समस्या को औरों से हटकर सोच विचार करके हल करते हैं, तो यानी कि आप क्रिएटिविटी के साथ उसको सॉल्व कर रहे हैं। यह मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, यानी कि सभी व्यक्तियों में
ये मात्रात्मक रूप से अलग अलग पाई जाती है। किसी में सृजनात्मकता की क्षमता ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है, पर होती सब में। नेक्स्ट पॉइंट, सृजनात्मकता व बुद्धि एक दूसरे के पूरक नहीं बल्कि अंतर संबंधित होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, लेकिन हाँ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो जरूरी नहीं कि वो सृजनात्मक हो यानी कि क्रिएटिव हो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वो बुद्धिमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया गया इनको। सृजनात्मकता के तत्व क्या हैं? प्रवाह, विविधता, मौलिकता तथा विस्तारण। यानी कि अगर कोई क्रिएटिव माइंडेड है तो उसका प्रवाह यानी कि सोचने समझने की जो उसकी फ्लुएंसी है वो काफी इफेक्टिव होगी। ठीक है, विविधता पाई जाएगी यानी कि उसके उत्तरों में बाकी से क्या होगा, अलग चीजें मिलेंगी। मौलिकता पाई जाएगी, वो खुद से सोच विचार करके आपको कोई चीज बता रहा है तो वो मौलिक होगी, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं होगी। और लास्ट है विस्तारण। विस्तार यानी कि जो भी चीजें, जो उत्तर वो आपको बताएगा उसका वो, क्योंकि उसने खुद से ही उसको क्रिएट किया है तो उसको विस्तृत रूप से भी बता सकता है, यानी कि यहाँ पर उसकी व्याख्या देखने को मिल जाती है। सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या है? विलक्षण यानी कि विलक्षण प्रतिभा वाली जो चीजें यानी कि यूनिकनेस यहाँ पाई जाएगी। कल्पनाशील, जो व्यक्ति क्रिएटिव होगा वो इमेजिन भी अच्छे से करेगा, अब सारी चिंतन रखेगा यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी उसकी। सार्वभौमिकता, ना सिर्फ मनुष्य में बल्कि सभी प्राणियों में ये चीज पाई जाती है। जोखिम उठाने वाली जो आदत है वो उनमें पाई जाएगी। नवीनता होगी, लचीलापन होगा, प्रक्रिया व परिणाम। क्रिएटिव लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं कोई सा जो उन्होंने खुद से क्रिएट किया है। ठीक है, किसी चीज से सीखा और खुद उसको अपने किसी क्षेत्र विशेष में अप्लाई करते हैं और वहां से उनको परिणाम भी मिलता है। तो ये सारी क्वालिटीज किसकी हैं? ये सृजनात्मक व्यक्ति की क्वालिटीज हैं। अच्छा, छात्रों में सृजनात्मकता लाने के तरीके क्या क्या हैं? मस्तिष्क उद्दीलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। बच्चे को आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिससे बच्चा क्या होगा, अपने दिमाग पर बल देगा, जोर डालेगा। ठीक है, तो वहां से वो क्रिएटिव होने की राह पर चलेगा। समस्या समाधान विधि, आप उसको कोई प्रॉब्लम देंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वहां से वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग लेकर आएगा। इसके साथ ही समूह वाद विवाद, ग्रुप ग्रुप में जो डिस्कस होता है तो उस डिस्कशन के बेस पर भी सभी अपनी अपनी राय देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खेल विधि। गेम्स के माध्यम से भी बच्चा क्रिएटिव होता है, प्रैक्टिकली वो क्रिएटिव होता है वहां से। प्रश्न उत्तरी, आप उससे पर्सनली कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं या ग्रुप में भी करते हैं तो उसके आधार पर भी वो अपनी नई नई थॉट्स को लेकर आता है। तो इस प्रकार से सृजनात्मकता काम करती है। बुद्धि, बुद्धि परीक्षण तथा मापन से जुड़ी हुई सारी चीजें मैंने आपको इस चैप्टर में क्लियर कर दी हैं। ठीक है, और मानवीय बुद्धि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। हालांकि कृत्रिम बुद्धि भी आजकल चलन में है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धि। वो एक मशीनीकृत या कंप्यूटरकृत बुद्धि है, तो वो चीज एक अलग रही। तो यहाँ पर हम बुद्धि के साथ सृजनात्मकता को भी क्लियर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ।